नमस्कार बच्चों, आज फिर बाल सभा में आपका स्वागत है। और देखिए, आज हम बाल सभा के 15वें सत्र तक आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे इस बाल सभा में महान क्रांतिकारी वीर योद्धा उड़ीसा के आदरणीय संग्रामी वीर सुरेंद्र साय जी के बारे में। और इनके बारे में हमको बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रख्यात पत्रकार और इतिहास के शोधकर्ता आदरणीय दीपक पंडा जी। दीपक जी, आपका स्वागत है इस बाल सभा में। और बच्चों की तरफ से, बच्चों के अभिभावकों की तरफ से, जो लोग भी हमारे साथ आज जुड़े हैं, सबकी तरफ से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सभी बच्चों का भी स्वागत है। अभी बाल सभा जो है, दीपक जी आपके हवाले है। इन बच्चों को सुरेंद्र साय जी के जीवन के आदर्श आप बताएंगे और आशा करता हूँ कि आपकी सरल भाषा में जब ये लोग समझ पाएंगे, बच्चे लोग, तो अपने जीवन में उन आदर्शों को उतारने के लिए आगे काम करें। जी जी, तो ऐसा है कि भारतवर्ष में अनेक योद्धा अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिए थे। उनमें वीर सुरेंद्र साय वो भी अन्यतम है। उनका जन्म 1809 साल में 23 जनवरी को हुआ था और वो संबलपुर के राजवंश के रिश्तेदार थे। जब संबलपुर के राजा महाराज साय उनको गोद लेना चाहते थे, क्योंकि उनका कोई लड़का नहीं था, बेटा नहीं था, और वंश को आगे बढ़ाने के लिए, गद्दी के हकदार ढूंढने के लिए तो उन्होंने तय किया था कि वो सुरेंद्र साय को गोद लेंगे। लेकिन ये हो पाता उससे पहले ही अचानक उनका देहांत हो जाता है। उनकी विधवा रानी मोहन कुमारी जब इस बात को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, तब अंग्रेजों ने इसको मना कर दिया, ऐसा होने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने महारानी को ही गद्दी में बैठा के अपना जो है मनमानी करने लग गए। ऐसा अविचार हुआ जिससे कि बलराम सिंह, जो कि खजांची थे, वो भी राजवंश के रिश्तेदार थे और सुरेंद्र साय के चाचा थे, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और घर जाके सुरेंद्र व उनके भाइयों को उन्होंने प्रेरित किया संग्राम के लिए। और 1827 को ये संग्राम शुरू होता है, सिपाही विद्रोह से बहुत पहले। तब संबलपुर में 16 जमींदार हुआ करते थे और कई जमींदार उनके समर्थन में आगे आ गए और उन्होंने भी उन्हें सहायता किया। ऐसे अंग्रेजों ने देखा कि एक महिला को सिंहासन में बैठाते हुए सुरेंद्र साय व अन्य साथियों का जो संग्राम है उसे रोका नहीं जा सकता, लोग भी शासन के खिलाफ हो रहे हैं, तो उन्होंने रानी को पेंशन देके दूसरी जगह भेज दिया और नारायण सिंह नाम के दूसरे एक जो वंश के थे संबलपुर राजा के, उनको लाके गद्दी पे बैठा दिया। लेकिन उनका कोई अधिकार नहीं बनता था, तो इसीलिए सुरेंद्र साय का संग्राम और भी ज्यादा तेज हो गया। उनको मनाने के लिए बहुत सारा कोशिश किया गया, कई आए बीच बिचौलिया करने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको कोई लालच देने के लिए, पर सुरेंद्र ने नहीं माना और ये संग्राम आगे बढ़ा। 1840 में सुरेंद्र, उनके भाई उदंत और चाचा बलराम को पकड़ लिया गया। एक मर्डर के सिलसिले में ऐसा हुआ कि राजा के सिपाही उनके गांव गए थे उनको गिरफ्तार करने के लिए, और जब वो नहीं मिले तो उनके गांव में लूट मचा दिया।
जिसके अगुवाई में ये हो रहा था वो जमींदार, रामपुर के जमींदार, उनके घर फिर सुरेंद्र साय ने धावा बोल दिया। और इसमें सुरेंद्र साय के हाथों या भाई, उनके भाई के हाथों वो जमींदार के पिता व पुत्र मारे जाते हैं। तो इस सिलसिले में सुरेंद्र साय, उदंत और उनके चाचा तीनों को पकड़ लिया जाता है और संबलपुर से दूर हजारीबाग कारागार में भेज दिया जाता है। 1840 से हजारीबाग में रहते हुए चाचा बलराम सिंह का निधन हो जाता है, उनका देहांत हो जाता है। और फिर आता है 1857 मसीह। 1857 साल में जब छोटा वर्धमान का 2 टुकड़ी वो बागी बन जाते हैं और उनको पकड़ने के लिए जब रामगढ़ का सेना पहुंचता है, वो भी उनमें मिल जाता है और 3 सेना मिलके हजारीबाग जेल का हजारीबाग कारागार का जो दरवाजा है उसे तोड़ देते हैं। 32 बंदी मुक्त किए जाते हैं और उनमें सुरेंद्र साय व उनका भाई उदंत भी होते हैं। 17 साल कारागार में बिताने के बाद जब सुरेंद्र साय और उदंत संबलपुर वापस आते हैं, तब संबलपुर का परिस्थिति कुछ अलग हुआ करता था। संबलपुर में भारी असंतोष था। अंग्रेजों ने जो लगान है, जो राजस्व देन है, उसको कई गुना बढ़ा चुके थे और लोगों का जो भी विरोध था उसे अनसुनी किए थे। जमींदारों को, जितने भी जमींदार थे, जितने भी गांव के मुखिया थे, उन पे जबरदस्ती करते थे कि जो बढ़ी हुई राजस्व है उसको वसूल करने के लिए। लेकिन संबलपुर के तरफ, संबलपुर के राज्य के अंदर जो जमींदार और गांव के प्रमुख थे, मुखिया थे और प्रजा जो थे, उनमें बहुत अच्छा संपर्क था, पिता और पुत्र जैसे। कहीं भी कोई अत्याचार का कोई भी मिसाल मुश्किल हो गया कि जो बढ़ती जो मांग है या जो ज्यादा एवज में उसको कलेक्शन करने के लिए बोला गया था, वो नहीं हो पाता, तो उनको अपमानित किया गया, कईयों के जमींदारी छीन भी लिया गया। तो इसे वो बहुत नाराज थे और जब सुरेंद्र साय वापस आए तो उनको लगा कि अभी हमारा जो सपना है कि संबलपुर मिट्टी से अंग्रेजों को खदेड़ के यहाँ फिर से जो है देसी शासन को या स्थानीय शासन को स्थापित करना, ये इसका जो स्वप्न का प्रतिनिधि के रूप में वो लोग सुरेंद्र साय को देखे। और सुरेंद्र साय कई जमींदार, गांव के जो मुखिया हैं, उनके सहायता से उन्होंने संबलपुर पे धावा बोल दिया। संबलपुर के जो पुराना राजमहल था उसको अपने कब्जे में ले लिए और वहां संबलपुर का जो झंडा था उसको वो फहराए। तब कैप्टन ली संबलपुर के जिलापाल थे, डिप्टी कमिश्नर थे। उन्होंने सुरेंद्र साय से बातचीत की और फिर सुरेंद्र साय के मांग पे अपने हकीमों को लिखा कि सुरेंद्र साय को 5 साल का सजा हुआ था, उनका भाई उदंत को 7 साल का सजा हुआ, लेकिन सजा समाप्ति के बावजूद उनको हजारीबाग से छुड़ा नहीं गया। वो 17 साल तक रहे और वो चाहते हैं कि उनका जो सजा है उसको खत्म किया जाए और चूंकि उनका हक संबलपुर के सिंहासन पे बनता है, इसलिए उनको राजा बनाया। ये उनका दावी है। तो इस दावी को उन्होंने आगे बढ़ाया और उस वक्त बारिश का दिन था। रायपुर से, कटक से सेना मंगाया गया था, लेकिन सेना पहुंचने में विलंब हुई। जब धीरे धीरे सेना आके इकट्ठा होने लगे तो सुरेंद्र साय को लगा कि कहीं इसके पीछे उनका कोई गलत मंशा होगा, तो इसीलिए उन्होंने चुपके से संबलपुर से निकल के जंगल में चले गए। जब
फिर बाहर से उनका जो अर्जी था उसके ऊपर जो उत्तर आया कि उनका जो कारागार का जीवन है वो समाप्त कर लिया गया, उनको और बंदी नहीं बनाया जाएगा, लेकिन राजा तो बन नहीं सकते, तो इसीलिए बेहतर होगा कि वो सरकार से पेंशन ले और संबलपुर से दूर कटक में जाके और रहे। जब ये उत्तर उनको देने के लिए ढूंढा गया तब वो मिले नहीं, क्योंकि वो जंगल चले गए थे। और जंगल में जाने के बाद वो खाली ऐसे बैठे नहीं, वो एक लोहा लिया, वो एक योजना बनाया बकायदा। संबलपुर तक घना जंगलों से पटा हुआ था, घना जंगलों से चारों तरफ घना जंगल था और उसमें काफी पहाड़, उस पहाड़ जितने भी उनके चोटी है, ढूंढ ढूंढ के ऐसा पहाड़ का चोटी को चुना गया जो कि एक तरफ से सपाट है, ऊंची दीवार के तरह, और जो दूसरे भाग है उसके उस तरफ पत्थर के दीवारें बनाया गया, यानी उसको एक दुर्ग नुमा एक शक्ल दिया गया। और हर जो फोर्ट है या दुर्ग है उसको उस इलाके के आसपास के जमींदार के या गांव के प्रमुख के हवाले दिया गया या उनके हाथ में छोड़ा गया, वो उसका जिम्मे में रहे। और हर जमींदार के साथ सैन्य नियुक्त करके, सैन्य को ले करके उनको उनको हवाले दिया गया। तो ऐसे पूरी तरह से संबलपुर राज्य में कई दुर्ग बन गए और कई सैन्यों का ठिकाना बन गया। संबलपुर को 3 रास्ता जो है जोड़ते थे, एक है कटक संबलपुर मार्ग, दूसरा है रांची संबलपुर मार्ग और तीसरा है रायपुर संबलपुर मार्ग, जो कि मुंबई और कलकत्ता के बीच में पड़ता है, ये रास्ते में आता है। तीनों रास्तों को विद्रोहियों ने या सुरेंद्र साय के सेनानियों ने अपने कब्जे में ले लिया और जो सरकारी आदमी हैं, ऑफिसर हैं, उनका जाना आना दुर्भर हो गया। डाक या चिट्ठियों का भी ले जाना वो भी संभव नहीं हुआ। और जब सैन्य आते इस रास्ते को विद्रोहियों से हवाले से छुड़ाने के लिए, तो युद्ध होता। जब धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में सिपाही विद्रोह को कुचल दिया गया, तब भी संबलपुर में ये जारी रहा। तो अंग्रेजों में देखा कि संबलपुर धीरे धीरे मुश्किल बढ़ा रहा है, तो कई जगह से, हजारीबाग से हो, रायपुर से हो, कटक से हो, मद्रास सेना हो, चारों तरफ से सेना लाके संबलपुर में वो इकट्ठा करने लगे। अनुभवी सेनाध्यक्षों को भी बुलाया गया और उनके नेतृत्व में कई कार्रवाई किया गया। अनेक युद्ध हुए, सुरेंद्र साय के अनेक प्रमुख सेनानी युद्ध में मारे भी जाते हैं। उनके भाई छविल साय का भी मृत्यु होता है, एक कुदोपाली जगह है वहां युद्ध में, और काफी जगह में भी ऐसे सुरेंद्र साय के अपने जो है सेना है वो धीरे धीरे उनका खात्मा होता है। फिर भी सुरेंद्र साय और कई लोग अपने पास लाते हैं या नया भर्ती करते हैं सैन्य, और ये विद्रोह को आगे बढ़ाते हैं। इसमें कई अंग्रेज सेनाध्यक्षों का भी मृत्यु होता है, डॉक्टर मूर और ऐसे काफी लोगों का वहाँ विद्रोह के हाथ उनका मृत्यु हो जाता है, उनका डेथ हो जाता है। तो अंग्रेजों का जो है घबराहट बढ़ जाता है। एक तो रास्ते में कोई भी रास्ता ऐसा नहीं था जिससे कि अंग्रेज सेना बिना मुकाबले के जा सके या बिना रोक टोक के जा सके। तो इतना बोलबाला हो गया सुरेंद्र साय का, तो अंग्रेज इसमें बहुत सारा उपाय कर लिए, पैसा उनका पानी की तरह बहा, लेकिन फिर भी वो सुरेंद्र को पकड़ नहीं सकते थे। उसका कारण ये था कि यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति, घना जंगल होना, पहाड़ होना और जंगलों के अंदर जाने आने के गुप्त रास्ता होना, और सुरेंद्र साय का जो रणनीति है वो भी बड़ा विचित्र अद्भुत है। क्योंकि जब सुरेंद्र साय अपना फोर्ट में रहते
उनका सेनानी रहते और अंग्रेज अगर हमला करते तो वो क्या करते थे, एक एक योजना के तहत बड़े बड़े गोलाकार पत्थरों को उन्होंने, ये जंगली जो लता है उसमें उसको बांध के रखा जाता था। जब विद्रोही चढ़ने के लिए कोशिश करते तो उसको काट दिया जाता था और गोलाकार पत्थर ऊपर से नीचे वो आ जाते थे, तो अंग्रेज सेना को पहाड़ पे चढ़ना दुर्भर हो जाता था, मुश्किल हो जाता था। मान लीजिए भी अगर वो कोई गोला दागते हैं और गोलियां चलाते हैं तो ऊपर से भी उसका जवाब दिया जाता था। जब विद्रोही भागते थे, देखते थे कि अभी उनका गोली, उनका औजार वो समाप्त होने जा रहा है, तो वो धीरे धीरे छोटे छोटे ग्रुप होके वो पीछे के रास्ते से वो खिसक जाते। कई दुर्ग में ऐसे सुरंग भी है निकलने के लिए, तो वो धीरे धीरे निकल जाते थे। आखिर में जब अंग्रेज सेना देखते थे ऊपर से कोई गोला नहीं आ रहा है, गोली नहीं आ रहा है, और 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद जब वो ऊपर चढ़ते थे तो कोई नहीं मिलता था। उनका जो योजना ये भी था कि हर एक ऐसे दुर्ग के आसपास 4 या 5 परिवार को वो वहां उनका थैथान किए थे, उनको रखे थे, जिसके पास अनाज मौजूद रहता था। और विद्रोही जब भी आते थे जाते थे उनको खाने का कोई चिंता नहीं रहता था। सुरेंद्र सेना बकायदा जो महाजन थे या बड़े बड़े जिनके पास बहुत सारा खेती था, उनसे वो वसूली करते थे अनाज, पैसा, और आसपास के जितने राजा थे वो भी उनको सहायता करते थे, ये बंदूक दिलाने में हो या गोला का प्रबंध करने में या बाकी सब अस्त्र मुहैया कराने में। तो ऐसे बिना रोक टोक जो है उनका संग्राम चलता रहता था। फिर मेजर इम्पे वो संबलपुर का जो है डिप्टी कमिश्नर बने, और वो डिप्टी कमिश्नर बनते ही उन्होंने ये सारा स्थिति का समीक्षा किया और फिर अपने ऊपर फिर हेड ऑफिस पे या कलकत्ता में वो एक चिट्ठी लिखते हैं कि संबलपुर का स्थिति ये है कि सुरेंद्र साय को कभी पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उनका जो युद्ध नीति है और इस एरिया का जो प्राकृतिक संरचना है, प्राकृतिक परिस्थिति है, और उसमें हमेशा ही अंग्रेज सेना बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसे में पैसा भी पानी की तरह बहते रहता है, या फिर भी कोई इसका प्रबंध नहीं हो सकता है, कुछ फलाफल नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में उनसे शांति समझौता कर लेनी चाहिए, और इसके लिए वो उन्होंने सम्मति मांगा। तो सम्मति मिलने के बाद वो फिर धीरे धीरे जो है अपना काफी सहूलियत उन्होंने दिया। पहली बात तो है जो भी विद्रोही थे कारागार में उनको छोड़ दिया गया। विद्रोही का जो जब्त जमीन था, जायदाद था, वो सब लौटा दिया गया। उनका जो जमींदारी, उनका जो गौती या गांव के मुखिया का पद है वो भी लौटा दिया गया, और घोषणा किया गया कि 40 दिन के अंदर आके अगर विद्रोही आत्मसमर्पण करते हैं तो उनका जो भी गुनाह होगा वो सब माफ किया जाएगा, उसका कोई हिसाब नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा और उनको सम्मान पूर्वक अपने गांव में रहने दिया जाएगा। पर किसी ने आया नहीं, इसीलिए वो बीच बिचौलिया तय किए, उनके पीछे लगाए, भेजे उनको समझाने के लिए। बाद में उन्होंने पहला अपना जो है नजर मित्रभानु साय के ऊपर दिया, जो कि 18 साल का थे, सुरेंद्र साय का बेटा थे, एकलौता बेटा। जब सुरेंद्र साय ने हजारीबाग कारागार में भेजे गए थे तब उनका उम्र सिर्फ 1 साल का था। तो इम्पे ने सोचा अगर मित्रभानु साय को समझा बुझा दिया जाता है तो बात आगे बढ़ सकता है, इसीलिए उन्होंने बार बार लोगों को भेजा मित्रभानु साय से बात करने के लिए, उनको बुलाने के लिए। फिर मित्रभानु साय जब आए तो उनको समझाए, देखिए आपके पिता, आपके चाचा व अन्य इतने सालों से जो संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष स्वाभाविक प्रक्रिया है, इंसानी गुण है, इसका हम कदर करते हैं।
लेकिन जिस कारण से इतना यातना वो अपने ऊपर लिए हैं, उस लक्ष्य कभी पूरा होने वाला नहीं है। और संबलपुर कभी भी फिर से स्थानीय लोगों के बागडोर में जा नहीं सकता। इसीलिए बेहतर होगा कि आप लोग गांव में आराम से रहिए और अपने जीवन को, बाकी जीवन शांतिपूर्वक रहिए, इसका कोई और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और उनको समझा बुझा के फिर उनको गांव भेज दिया और उनके लिए एक अलग सा गांव का प्रबंध कर दिया। फिर उन्होंने दूसरे जो है संग्रामियों को से बातचीत की। इससे उत्साहित होकर कटक कमिश्नर RN सोर वो संबलपुर चले आते हैं, वो भी कोशिश करते हैं इस दिशा में, और धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है, सबसे बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद शांति स्थापित होती है। सबके लिए, सुरेंद्र साहब और उनके भाइयों के लिए पेंशन का प्रबंध किया जाता है उनको, और जितने भी पूर्वतन बागी थे, जमींदार थे, विलेज हेड थे, मुखिया थे, उनके लिए और ज्यादा गांव का प्रबंध किया जाता है ताकि आगे और अशांति स्थापित ना हो। पर दुख की बात यह है कि इम्पे का अचानक निधन हो जाता है बीमारी के कारण, और उनके निधन के बाद संबलपुर में जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे वो जाके मिलते हैं जेन बेरिल SP से और कहते हैं कि ये तो हमारा सरासर अपमान है कि एक आदमी जिसके कारण इतने अंग्रेज अधिकारियों का, सैन्यों का मृत्यु होता है, देहांत होता है, उनका मौत है, उस मौत का जो जिम्मेदार है सुरेंद्र साय, उनको पेंशन दिया जाता है और उनको शांतिपूर्वक रहने का न्योता दिया जाता है। ये बड़े दुख की बात है। बेरिल को भी ये बात जो है पसंद आया। सबने मिल बैठ के सोचा कि ये जो शांति प्रक्रिया है इसमें तो ऊपरी सतह से या चोटी का, गवर्नमेंट का उसमें मंजूरी है, तो इसको कैसे किया जाए। फिर उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचने के बाद एक कहानी बनाई कि सुरेंद्र साय और उनके साथी अभी भी षड्यंत्र में लिप्त है। इसके लिए जो है जाली चिट्ठियां लिखा गया और जाली विटनेस या साखियों का प्रबंध किया गया। लोकल जो है स्थानीय लोगों को पैसा देके, उनको लालच देके, और फिर जो है अधिकारियों के पास तुरंत टेलीग्राम भेजा गया कि हालत ये है। तो इसमें छत्तीसगढ़ के कमिश्नर वो बहुत विचलित हो जाते हैं कि संबलपुर इतने सालों के बाद कहाँ 1827 से 40 और फिर 1857 से 1862 तक यहाँ संग्राम हुआ, तो आगे और परिस्थिति खराब ना हो, इसीलिए वो तुरंत चले आते हैं संबलपुर और फिर आदेश देते हैं कि जैसे भी हो इनको सबको तुरंत गिरफ्तारी इनका होनी चाहिए। और फिर कंबरलेज को भेजा जाता है, यहाँ का जिलाध्यक्ष बना के, जिला मुख्य बना के। कंबरलेज का एक बहन, वो जो झांसी में जो मैसेकर हुआ था, जो हत्या हुई थी, उसमें वो भी थी उनका बहन, तो इसीलिए कंबरलेज का जो मिजाज कुछ अलग था, वो तुरंत इसको आगे बढ़ाने के लिए काम किया और एक रात में भारी सैन्य बंदोबस्त करके चारों तरफ सैन्य भेज के गिरफ्तारी किया गया। ये तात्पर्य की बात है, जो सेना सुरेंद्र साय से लड़ के उनको पकड़ नहीं सकती थी, आज संबलपुर का जो मेडिकल ऑफिसर है, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, वो भी सेना अध्यक्ष बन गए और छोटे छोटे टुकड़ियों को लेके सुरेंद्र साय के जितने भी साथी थे उनको पकड़ लिया। फिर उनके विरुद्ध मुकदमा चला, संबलपुर में कुछ लोगों के विरुद्ध मुकदमा चला, सुरेंद्र साय, उनके भाइयों और प्रमुख सेनानियों का विरुद्ध मुकदमा वो चला रायपुर में, और फिर उनके विरुद्ध जो है आजीवन कारावास का फैसला हो गया। लेकिन कमिश्नर के कोर्ट में या हायर कोर्ट में फिर इसके विरुद्ध अपील किया गया और उसमें कोर्ट साफ तरह से कह दिया कि जो साक्षी पेश किए गए वो सब जाली हैं, जो चिट्ठियां पेश किया गया या
चिट्ठियां जो दाखिल किया गया वो सब भी जाली है। इसीलिए महारानी, इंग्लैंड के महारानी के विरुद्ध सुरेंद्र शाह और उनके साथियों का जो षड्यंत्र का जो अभियोग है उस खारिज होता है, लेकिन इसके बावजूद उनको छोड़ा नहीं गया या उनको मुक्त नहीं किया गया। उनके विरुद्ध उस जमाने में 1818 एक्ट 3 के अंतर्गत सरकार जितने दिन तक चाहे जिसको चाहे वो बंदी बना कर रख सकते हैं। ये प्रावधान के अंतर्गत सुरेंद्र शाह, उनके भाई और कई प्रमुख सेनानियों को रोक के रखा। उनको रायपुर से नागपुर लिया गया और सीताबर्डी में रखा गया। फिर बाद में उनको असीरगढ़ भेज दिया गया, जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा में है, बुरहानपुर जिले में। वहां उनको रखा गया और वहां 20 साल गुजारने के बाद सुरेंद्र शाह का देहांत हो गया। ऐसे 2 चरण में उन्होंने 37 साल कारागार में बिताए। ये विश्व भर में, सारे विश्व में कोई भी पॉलिटिकल जो है अरेस्टेड आदमी या पॉलिटिकली जो कि गिरफ्तार किया गया आदमी सबसे ज्यादा अगर जेल में बिताए तो सुरेंद्र शाह हैं। 37 साल उन्होंने जेल में बिताया और 8 बंदी थे असीरगढ़ में। उनमें से 6 बंदियों का, उनमें सुरेंद्र शाह के और 2 भाई भी हैं। ऐसे 6 आदमियों का, 6 सेनानियों का, 6 योद्धाओं का देहांत असीरगढ़ में हुआ। 2 को बाद में उनका बेटा और एक भाई ध्रुव शाह, वो दोनों को जब इंग्लैंड के रानी को भारत का सम्राज्ञी घोषित किया गया, उस मुहूर्त में वह या उस समय उनको जो है छोड़ा गया था। लेकिन शर्त यह था कि वो संबलपुर में प्रवेश ना कर सके। तो ऐसे देखा जाए कि सुरेंद्र शाह का जो संग्राम था, इसमें कई जमींदार परिवार के 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी उसमें शामिल हुए थे। और ऐसे कई परिवार हैं, जैसे सुरेंद्र शाह का 7 भाइयों में से एक को छोड़ के 6 अपना जो है प्राणों का उत्सर्गीकृत किया। उन्होंने अपने बलिदान दिया। ऐसे और भी कई घेंस के परिवार हैं, कुलाबिरा जमींदार के परिवार हैं, लखनपुर जमींदार के परिवार हैं। सारा परिवार इसमें उन्होंने आहुति दिया। ऐसे मिसाल सारे भारत में कम ही मिलेंगे, जिससे कि ब्राह्मण और शूद्र जितने भी जाति हैं, तथाकथित बड़े छोटे जो भी उसको बोलते थे उस जमाने में, आप पाएंगे कि उस जमाने में देखिए 1827, 1840, 1857 में उन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर, पांव से पांव मिला के एक साथ उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़े और काफी लोग ऐसे 200 से ज्यादा अग्रणी सेनानी हैं या फ्रंटलाइनर संग्रामी हैं, उन्होंने अपना जान कुर्बान कर दिया। और इसके साथ बहुत सारे और भी संग्रामी इसमें अपने प्राणों का न्यौछावर किए थे। एक थे हट्टे सिंह, जो कि घेंस जमींदार परिवार के थे। उनको काला पानी भेज दिया गया, वाइपर आइलैंड में, अंडमान का, वही उनका देहांत हुआ। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक ऐसा मिसाल है जिसमें कि बहुत लंबे समय तक आप देखेंगे, कहीं जो 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ उस समय कहीं 1 साल, कहीं 2 साल या फिर और कुछ ज्यादा समय के लिए कहीं संग्राम चला। लेकिन संबलपुर की मिट्टी में 1827 से 1840 और 1857 से 1862 तक इतने लंबे समय तक संग्राम चल पाया और आगे भी चलता अगर इम्पे ने सुरेंद्र शाह और उनके साथियों के साथ कोई समझौता न करते, उनको समझा बुझा के जो है समाज में वापस नहीं लाते, तो ये संग्राम और भी कितने सालों तक चलता, इसका कोई आकलन करना बड़ा मुश्किल होगा। और इतने साल का संग्राम है, एक धैर्यपूर्ण संग्राम, एक साहसिक संग्राम,
एक बलिदानी संग्राम, और उसके बाद जो है इतने सारे संग्रामियों का कारागार में दुखद उनका निधन होना, और 37 साल तक कारागार में रहना अपने आप में ये एक अनोखा मिसाल है। और आज सुरेंद्र साय उड़ीसा के बहुत सम्मानित व्यक्तित्व हैं, संग्रामी हैं। उनके नाम पे यहाँ हवाई अड्डा का नामकरण हुआ, यहाँ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का नामकरण हुआ, यहाँ मेडिकल इंस्टीट्यूट का भी नामकरण हुआ, और उनका जो है जन्मदिन जनवरी 23 को हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और फिर उनके जो निधन का दिवस है, उनके श्राद्ध वार्षिकी जो है वो फरवरी 28 को है, वहाँ भी उनको बहुत श्रद्धांजलि दिया जाता है। और असीरगढ़ में उनके सम्मान के लिए एक फलक लगाया गया है। और वैसे देखा जाए तो सुरेंद्र साय और साथियों का जो बलिदान है, ये अपने आप में महान होते हुए भी भारत के चारों ओर या सारे भारत में उनको बहुत कम लोग ही जानते हैं। इसका भी कारण है, इसका कारण अनेकों कारण के साथ एक कारण ये है कि संबलपुर कभी सेंट्रल प्रोविंस में हुआ करता था, कभी बंगाल में जोड़ दिया जाता था, फिर कभी उड़ीसा में जोड़ दिया गया। तो ये जो अलग बार बार जो बदलाव हुआ, इसके चलते सुरेंद्र साय शायद भुला देंगे। और सन 1984 के बाद जो है उनको ज्यादा महत्व मिला, उनका प्रतिमूर्ति बना, उनके ऊपर किताबें लिखी गई, और अभी भी कोशिश जारी है उनको जो है सही सम्मान पूर्वक स्थान मिले, उनको पहचान मिले, और उनके जो साथी हैं उनको भी ये सही जगह और सम्मान मिले, इसके लिए कोशिश जारी है। तो हमको आशा है कि आज की वीर सेनानी सुरेंद्र साय जी की कहानी का आनंद आप सभी लोगों ने लिया। और बहुत धन्यवाद दीपक जी। आपको भी बहुत धन्यवाद, ये जो मौका दिया गया, सुयोग दिया गया कि सुरेंद्र साय के बारे में लोगों को बताने के लिए। जी धन्यवाद दीपक जी, बहुत बहुत। और कल प्यारे बच्चों हम फिर जुटेंगे, और कल की बाल सभा में विषय होंगे बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल, और उनकी कहानी हमको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मिश्रा जी हम लोगों के बीच रखेंगे। तो आप सभी को प्रणाम, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, संयमित रहिए। धन्यवाद।